बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में मैं आपको मालूमात कुछ फ़राहम करूँगा और उसमें ये मालूमात हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आपने फ़ाइल करना है तो इसके अंदर बेसिकली आपने 3 अलग-अलग फ़ॉर्म हैं जो कि फ़िल करने हैं। बिल्कुल इस तरह समझ लें कि मैं आपको 3 मैनुअल फ़ॉर्म जो है कागज़ के ऊपर फ़ोटोस्टेट हुए फ़ॉर्म दे रहा हूँ और उन तीनों फ़ॉर्मों के अंदर मालूमात आपने अलग से एंटर करनी है। ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्म के अंदर आप मालूमात एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो दूसरे में चले जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि एफबीआर का सिस्टम इस चीज़ को अभी अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो 3 फॉर्म हैं। पहला जो फॉर्म है 114 का फॉर्म होता है, इसके अंदर ये टैब्स हैं, आप देख सकते हैं। इनकम के टैब 6 हैं। एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम, फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर। 6 टैब इनकम के हैं, 7वां टैब टैक्स चार्जेबल पेमेंट का है। तो ये कम्प्लीटली ये 7 जो टैब्स हैं ये 114 का फॉर्म है। अब एक जो फॉर्म है जिसको हम 7E का फॉर्म कहते हैं वो भी इसी 114 के फॉर्म के अंदर छुपाया गया है। और अगर टैक्स चार्जेबल पेमेंट आप खोलेंगे तो इसके अंदर कैपिटल एसेट के नाम से 7E का फॉर्म छुपाया गया है। इसको आप खोलेंगे और यहाँ पे जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप यहाँ पे उनकी कैटेगरी के हिसाब से एंटर करेंगे। यहाँ प्लस का निशान जो है उसको क्लिक करके एक फॉर्म छोटा सा ओपन होगा, इसके अंदर मालूमात एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी आपने एंटर करनी है उसकी यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप जो है एफबीआर की वेबसाइट से देख के एंटर करेंगे। इस फॉर्म को जो फिल करना है कंपलसरी है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो कहते हैं कि जी जब एफबीआर का नोटिस आएगा तो देखी जाएगी। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आपको होगा। आप पूछेंगे कि जी क्या प्रॉब्लम होगा। देखें 7E का जो फॉर्म है इसकी जो रिवीजन का टाइम है वो सिर्फ 60 दिन है। अगर नोटिस आपको 60 दिन के बाद आ गया तो आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये लेंगे जो इसको कमिश्नर की अप्रूवल के साथ फिर रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको एफबीआर का नोटिस आ गया इसको खाली छोड़ने पे और 60 दिन का टाइम रिटर्न फाइलिंग के बाद आपका गुजर गया हुआ तो फिर कमिश्नर अप्रूवल रिक्वायर्ड है इसको एडिट करने के लिए। जो आपका रिटर्न हुआ है उसकी रिवीजन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम नहीं अलाउ करेगा जब तक कमिश्नर अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो 15 से 20 हज़ार रुपये मार्केट में लोग चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ का कि 7E के अंदर फिर वो आपको कमिश्नर अप्रूवल लेके एडिट करके देंगे, इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ को एंटर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी, 2 फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए। तो 7E को कभी खाली नहीं छोड़ना आपने। ठीक है जी, पल्ले से बांध लें, कानून का ये हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एक कानून के अंदर जो चीज़ शामिल हो गई है उसको आप अगर छोड़ेंगे तो वो गैर कानूनी है। तीसरी चीज़ है जी वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो वेल्थ स्टेटमेंट एक तीसरा फॉर्म है, इसको कहते हैं जी 116 का फॉर्म। ठीक है, 116 का जो फॉर्म है इसके अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स, लायबिलिटीज़ और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट 3 टैब हैं। ठीक है जी, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज आपका होना ज़रूरी है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको चाहिए इनको समझने के लिए कि यहाँ पे जो है हमने क्या क्या किस तरह से एंटर करना है, बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज। ठीक है जी, सिर्फ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, नॉन बिज़नेस से क्या मुराद है। ठीक है जी, बिज़नेस वाली चीज़ यहाँ पे डालनी है या नॉन बिज़नेस वाली डालनी है। यहाँ पे भी वाज़े तौर पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ के साथ नॉन बिज़नेस। तो ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकल है कि एक बंदा जो है वो रैंडम इसको फिल नहीं कर सकता, अगर वो फिल करता है तो वो गलती करता है। दूसरा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है ऑलरेडी कि एक फॉर्म का डाटा दूसरे फॉर्म के डाटे में ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं होता, तीनों फॉर्म अलग से फिल करने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में बहुत सारे लोग इनकम डालना भूल जाते हैं। ठीक है, 7E के अंदर लोग एसेट डालना भूल जाते हैं। तो ये मामला मुझे जो है डेली बेसिस पे देखने में मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि जो लोग भी बिज़नेस का रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं, जिस तरह कोई दुकानदार हैं या कोई जो कह लें कि छोटी बहुत मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं बिज़नेस के रिटर्न में। बट इसको नॉन अकाउंटेंट अफराद जो हैं वो इसको बराए मेहरबानी इसको ना किया करें क्योंकि इसके ऊपर
बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसको एक चीज़ को सिर्फ जो अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए छोड़ दें, बिज़नेस वाले को, ठीक है, या ये करें कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर जो अकाउंटेंट है, उससे आप जो छोटी मोटी जो है 2 माह की, 1.5 माह की ट्रेनिंग ले लें, ठीक है। क्योंकि ये बिज़नेस वाला मामला जो है, इस पे मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि एक केस मेरे पास आया था कि बिज़नेस के जो कैपिटल है वो यहाँ पे मुख्तलिफ उस बंदे ने एंटर किया, ये कैपिटल का टैब है, ठीक है, और 116 के फॉर्म में मुख्तलिफ एंटर कर दिया। तो 2 जगह पे कैपिटल मुख्तलिफ एंटर करने से एफबीआर ने क्या नोटिस भेजा कि ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, आपने एसेट के अंदर कैपिटल जो है उसको मुख्तलिफ शो क्यों किया है। तो उसके ऊपर अनएक्सप्लेन्ड इनकम के ऊपर सेक्शन 111 लगा और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो एक्स्ट्रा कैपिटल था डाल दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों वाला खेल नहीं है, ये एक लीगल मामला है, इसको सीरियस लेना चाहिए आपको, ठीक है। और प्रॉपर पर्सन से इसकी जो फाइलिंग है वो करवाया करें। सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो बाद में आपको एफबीआर की जो कोर्ट कचहरी है उसके चक्कर जो है वो लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपया देना पड़ेगा। इस वजह से इसको प्रॉपर पर्सन से करवाया करें, जो आपके शहर में फेमस लोग हैं, जो इस काम के माहिर हैं, ठीक है। और ज़रूरी है, मैं उसके साथ ऐड करूँगा कि जिनकी अकाउंटिंग क्वालिफ़िकेशंस भी साथ हों। मैं उसके साथ ऐड करूँगा कि अगर आपने बिज़नेस रिटर्न करवाना है तो स्पेसिफ़िकली आप अकाउंटिंग क्वालिफ़िकेशन के बंदे से ही करवाएं उस चीज़ को, ठीक है जी।